सभी का आर्य न्यूज पर मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटियाल आर्थिक सम्मेलन के तीसरे संस्करण में को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार का ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के दो बड़े क्षेत्र में युद्ध की स्थिति है। ये दोनों क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही खास हैं और खासतौर पर ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। और इतनी बड़ी वैश्विक अस्थिरता के बीच हम सभी यहाँ भारत के युग की चर्चा कर रहे हैं। यह दिखाता है कि आज भारत पर विश्वास कुछ अलग ही है। यह विश्वास दिखता है और आज भारत का आत्मविश्वास भी कुछ विशेष है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। साथियों, इस बार का ये कॉन्क्लेव ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के दो बड़े रीजन में युद्ध की स्थिति है। ये दोनों रीजन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और खास तौर पर एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अहम है। इतनी बड़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच हम सभी यहां द इंडियन एरा यानी भारत के युग की चर्चा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आज भारत पर विश्वास कुछ अलग ही है। ये दिखाता है कि आज भारत का आत्मविश्वास भी कुछ विशेष है। साथियों, आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत जीडीपी के हिसाब से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट के मामले में नंबर 1 है। आज हम स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन सभी तक पहुंचे। साथियों, आज भारत की ग्रोथ को लेकर जो भी प्रेडिक्शन हो रही है, साथियों, इस बार का ये कॉन्क्लेव ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के दो बड़े रीजन में युद्ध की स्थिति है। ये दोनों रीजन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए और खास तौर पर सभी तक पहुंचे। साथियों, आज भारत की ग्रोथ को लेकर जो भी प्रेडिक्शन हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस भी बताता है कि भारत किस दिशा में है। यह पिछले कुछ हफ्तों और महीनों के आंकड़ों में भी देख सकते हैं। पिछले साल हमारी इकोनॉमी ने हर प्रेडिक्शन से बाहर कहीं बेहतर किया। वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, मूडीज हो, सभी ने भारत से जुड़े फोरकास्ट को अपग्रेड किया है। ये सारे संस्थान कह रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत 7+ रेट के साथ ग्रो करता है। वैसे हम भारतीयों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इससे भी कहीं बेटर परफॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स, भारत के इस कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ ठोस कारण है। मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस सेक्टर, सभी तक पहुंचे। साथियों, आज भारत की ग्रोथ को लेकर जो भी प्रेडिक्शन हो रही है, उनका कॉन्फिडेंस भी बताता है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में अब तक 30 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं और भारी मात्रा में स्वचालित
हथियार बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले कि तलाशी अभियान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दंतेवाड़ा सीमा पर स्थित माड इलाके में हमारे सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई और जिसमें अब तक जो है 30 से ज्यादा शव मिलने की जानकारी मिली है और जिसमें कि आपको बताते चले कि सर्च ऑपरेशन लगातार अभी भी जारी है और लगातार जवान अभी भी घाटी में घुस कर माओवादियों को मार रहे हैं। दंतेवाड़ा की सीमा में जो अबुझमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं और मैं समझता हूं कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित शिक्षक सुशील कुमार और उसके परिवार की हत्या करने वाले आरोपी चंदन वर्मा की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और इस दौरान उनके दाहिने पैर में गोली लग गई। आपको बताते चले कि जिससे वो घायल हो गया। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब पुलिस उसे हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए ले जा रही थी और उसी समय उसने दरोगा की पिस्टल छीनकर पुलिस की और फायरिंग करने की कोशिश की। अमेठी में ASP हरेंद्र कुमार ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि 3 अक्टूबर को 4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके मुख्य अभियुक्त को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। अभियुक्त को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है और उसके पास से एक पिस्टल के साथ साथ एक बुलेट और मोटरसाइकिल के साथ साथ एक कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। पथराव किया है और बाकी लोगों को भड़का है। ऐसे भड़काऊ तत्वों को हम आइडेंटिफाई भी करेंगे और उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। मेरी फिर से एक बार अमरावती शहर के विशेष करके नागपुरी गेट परिसर और बाकी सभी एरिया के लोगों से अपील है कि कोई कानून अपने हाथ में ना ले और कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करे। पुलिस सक्षमता से उसको निपटने के लिए तैयार है, उस पर कार्रवाई करेगी कायदेशीर और कोई कायदा अगर हाथ में लेता है तो उस पर कायदेशीर कार्रवाई होगी। ये मैं सभी आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से सबको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं विनंती कर रहा हूँ फिर से कि सभी लोगों ने शांति रखें। नवरात्रि त्यौहार का माहौल शुरू है सभी शहर में, बाकी जगह पे शांतता से त्यौहार चल रहा है हर जगह पे। यहाँ पर भी लोगों कोऑपरेटिव लोग हैं, चंद लोगों की वजह से माहौल खराब नहीं होना चाहिए। विशेष करके जो युवा वर्ग है, तरुण जो युवा वर्ग है और जो जवान लड़के हैं, इन्होंने यहाँ पर शांति रखना चाहिए और कोई शांतता भंग करने की कोशिश ना करें। किसी जज्बात में आके कानून अपने हाथ में ना ले। यहाँ के कानून सुव्यवस्था हम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पुलिस का आपसे कोई झगड़ा होने का कोई कारण नहीं है। पुलिस के ऊपर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के साथ एम्स बिलासपुर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आज मुझे यहां एम्स में आने का सौभाग्य मिला है। शारदीय नवरात्रि से एम्स का बहुत गहरा संबंध रहा है और शारदीय नवरात्रि जिस तरीके से शुरुआत हुई है और इस बीच एम्स का दौरा उन्होंने बेहद ही खास बताया। साथ ही साथ आपको बताते चले उन्होंने कहा कि 2017 के 3 अक्टूबर को जब पहली बार एम्स का शिलान्यास हुआ था और 5 अक्टूबर 2022 को जब विजयादशमी थी तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और 2 साल की अवधि में जितनी तीव्र गति से इसका विकास हुआ है वो बेहद ही सराहनीय। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। आज मुझे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आने का सौभाग्य मिला और अभी हम लोगों ने एक रिव्यू मीटिंग की। उस रिव्यू मीटिंग के पश्चात आपके सामने मैं मुखातिब हुआ हूं। शारदीय नवरात्रों से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का बहुत गहरा संबंध है। 2017 के 3 अक्टूबर को जब प्रथमी थी
तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास हुआ था और 5 अक्टूबर 2022 को जब विजयदशमी थी तो उस दिन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन भी उनके शिलान्यास भी उनके कर कमलों द्वारा हुआ था और उद्घाटन भी उनके ही कर कमलों द्वारा हुआ और दोनों ही शरदीय नवरात्रों में हुए 5 साल की अवधि में, जिसमें 2 साल कोरोना का भी लगा, लेकिन उसके बीच में ये हम लोग कर सके। अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 38 डिपार्टमेंट प्रेजेंटली ऑपरेशनलाइज्ड हैं, 17 ब्रॉड स्पेशलिटीज हैं, 13 सुपर स्पेशलिटीज हैं और 690 ऑपरेशनल बेड्स हैं। तो मुझे लगता है कि 2 साल की अवधि में 2022 अक्टूबर को हमने शुरू किया तो जितनी तीव्र गति से हम जा सकते थे वो इंस्टीट्यूट गया है। मैं इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी को और डॉक्टर नेगी जी को, जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और उनकी टीम को, एमएस और हमारे सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने 38 डिपार्टमेंट्स, 13 सुपर स्पेशलिटीज, 70। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि हरियाणा में आज विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और मतदान जो है लगातार प्रतिशत आगे बढ़ता जा रहा है और इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नायाब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करने से पहले अंबाला के एक गुरुद्वारे में उनके द्वारा मत्था टेका गया और जिसके बाद नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। वहीं आपको बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार नायाब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि मैं हरियाणा की जनता से अनुरोध करूंगा कि मतदान जरूर करें। हरियाणा का मूड साफ दिख रहा है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बन रही है। 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में जबरदस्त काम किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कितनी सीटें आ रही हैं ग्राउंड लेवल पे? आपके पास तो सारी रिपोर्ट आ गई। शाम को बता दूंगा आपको सारी, आप मेरे को पूछना, पूरी सीटें बताएंगे। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है और शाम तक जनता फोड़ने वाली है और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो खाली है, झूठ का है। सैनी साहब, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी, कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी हमारी सीटें जाएंगी। कांग्रेस को सपना लेने को कोई नहीं रोक सकता, वो सपना ले सकती है। उन्होंने सपना मध्य प्रदेश में भी लिया, उन्होंने सपना छत्तीसगढ़ में भी लिया। सपना लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, परंतु वो अपने कार्यों को देखें। किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, किस प्रकार से लोगों को लाइन में खड़ा किया, विकास के अंदर बाधा बने, क्षेत्रवाद उनके विकास के अंदर रहा और परिवारवाद के कारण से और दलितों के ऊपर जिस प्रकार का उन्होंने प्रताड़ना किया, दलितों को लगातार कांग्रेस पार्टी अपमानित करती रही। उनके विकास के बारे में दलितों की कोई योजना कांग्रेस ने आज तक नहीं बनाई। आज देश का, प्रदेश का हमारा जागरूक मतदाता इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो 2 प्रकार के चेहरे हैं। वो चेहरे बात तो करते हैं ईमानदारी की, काम लूटने का करते हैं, ये 2 चेहरे उनके हैं। तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने मतदान करने के बाद कहा कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। मैं सभी हरियाणा वासियों से अपील करता हूं कि सभी घर से निकलकर वोट डालें। आपका एक एक वोट हरियाणा का अगले 5 साल का भविष्य
तय करेगा। मुझे विश्वास है कि हरियाणा की जनता पहले से भी ज्यादा संख्या में विधानसभा में हमारे साथियों को चुनकर आगे भेजने का काम करेगी। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूं कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। आप सारे घर से निकलिए, बढ़ चढ़कर शाम को 6 बजे से पहले अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक एक वोट तय करेगा हरियाणा प्रदेश की 5 साल का भविष्य कैसा है। और हमें पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाएं, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाएं और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाएं। हरियाणा की पंचकुला विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रमोहन ने मतदान किया। पंचकुला विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन ने कहा कि निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं हरियाणा के मतदाताओं से अपील करूंगा कि हरियाणा की प्रगति और खुशहाली के लिए सरकार बदलनी जरूरी है। हमारी सरकार आने पर हम अपने सभी वादे पूरे करेंगे। परमात्मा सब ठीक करेगा। हरियाणा में डेफिनेटली कांग्रेस की सरकार है। लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं हरियाणा के मतदाताओं को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि हरियाणा की प्रगति और खुशहाली के लिए ये सरकार बदलनी बहुत जरूरी है और कांग्रेस की सरकार आने पे जो भी हमने वादे किए वो पूरे करेंगे। नहीं, ये उसी का पार्ट है। ये तो पंचकुला उसी का पार्ट था पहले कालका का, तो मेरे लिए कोई नया नहीं है ये। थैंक यू। हरियाणा के कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला ने अपने परिवार के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि मैं सभी से विनती करता हूं कि बाहर आएं और वोट करें। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है। मेरी विनती है कि विकास के लिए, बदलाव के लिए वोट करें। बढ़ चढ़कर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मैं हमारे सारे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मातृशक्ति से एक विनती करता हूं, बाहर आइए, वोट कीजिए। वोट 5 साल में एक बार आता है आपका, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारे लोकतंत्र में जो हम कर सकते हैं। मेरी विनती आपसे है, आप कांग्रेस पार्टी के लिए वोट दीजिए, विकास के लिए वोट दीजिए, न्याय के लिए वोट दीजिए, सफाई और सुरक्षा के लिए वोट दीजिए। शुक्रिया। बढ़ चढ़कर मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मैं हमारे सारे बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दलित शिक्षक सुशील कुमार और उसके परिवार की हत्या करने वाले आरोपी चंदन वर्मा की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई और उस दौरान उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। आपको बताते चले कि जिससे वो घायल भी हो गया। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई थी जब पुलिस उसे हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी के लिए ले जा रही थी और उसी समय उसने दारूका की पिस्टल छीनकर पुलिस की ओर फायरिंग करने की कोशिश करी। वहीं आपको बताते चले, मामले पर जानकारी देते हुए एसपी हरेंद्र कुमार ने कहा कि 3 अक्टूबर को 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके मुख्य अभियुक्त को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। अभियुक्त को इलाज के लिए ले जाया गया और उसके पास से एक पिस्टल, एक बुलेट, मोटरसाइकिल और एक कारतूस को भी बरामद कर लिया गया है। दिनांक 3/10/2024 को थाना शिवरतनगंज के ग्राम अघरुआ भवानी में
4 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके मुख्य अभियुक्त चंदन वर्मा को दिनांक 4/10/2024 को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी पुलिस उसको लेकर गई थी। इसी के दौरान उसके द्वारा उपनिरीक्षक मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु CSC लाया गया है। पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में अभद्र टिप्पणी के लिए यति नरसिंहानंद के खिलाफ FIR की मांग कर रही भीड़ ने कल देर रात अमरावती में नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। दरअसल आपको बताते चले कि गाजियाबाद के लूडिया नगर स्थित हिंदी भवन में 29 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गुरुवार को महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। महंत नरसिंहानंद पर दूसरे समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है। फिलहाल अभी तक जो यति नरसिंहानंद है उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है और जिसको लेकर जो दूसरा समुदाय हो बेहद ही आक्रोशित है। भी करेंगे और उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। मेरी फिर से एक बार अमरावती शहर के विशेष करके नागपुरी गेट परिसर और बाकी सभी एरिया के लोगों से अपील है कि कोई कानून अपने हाथ में ना ले और कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करे। पुलिस सक्षमता से उसको निपटने के लिए तैयार है, उस पर कार्रवाई करेगी कायदेशीर, और कोई कायदा अगर हाथ में लेता है तो उस पर कायदेशीर कार्रवाई होगी। ये मैं सभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबको चेतावनी भी देना चाहता हूँ। लेकिन मैं विनंती कर रहा हूँ फिर से कि सभी लोगों ने शांति रखें। नवरात्रि त्यौहार का माहौल शुरू है सभी शहर में, बाकी जगह पे शांतता से त्यौहार चल रहा है हर जगह पे। यहाँ पर भी लोगों कोऑपरेटिव लोग हैं, चंद लोगों की वजह से माहौल खराब नहीं होना चाहिए। विशेष करके जो युवा वर्ग है, तरुण जो युवा वर्ग है और जो जवान लड़के हैं, इन्होंने यहाँ पर शांति रखना चाहिए और कोई शांतता भंग करने की कोशिश ना करें। किसी जज्बात में आके कानून अपने हाथ में ना ले। यहाँ के कानून सुव्यवस्था हम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पुलिस का आपसे कोई झगड़ा होने का कोई कारण नहीं है। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी आप जो कर रहे हो, पुलिस